वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स अनसार्ड पेपर का सलूशन करने वाले हैं। देखिए पार्ट 1 हम सोल्व कर चुके हैं, अब पार्ट सेकंड देखें। यानी खंड 7 तक हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, यानी खंड दा। तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्वेश्चन आया है, यानी परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर क्या परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान की संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। यानी कि नाभिक के वर्गीकरण कीजिए, उसको डेफिनेशन लिखिए, कि परिभाषा लिखनी है। बड़ा सिंपल है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने नंबर का था? 3 नंबर का, सबसे सिंपल था। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास पहले नाभिक का वर्गीकरण देखिए। नाभिक का वर्गीकरण क्या है? ये नाभिक का वर्गीकरण है। नाभिक का वर्गीकरण यही पूछा गया था, नाभिक का वर्गीकरण कीजिए, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। नाभिक का कहाँ गया? इनकी नाभिक का परमाणु क्रमांक के द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया, उसकी परिभाषा भी लिखनी है। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास क्या होता है नाभिकरण। पहला क्या होता है? समस्थानिक होता है। क्या होता है ना? समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। समस्थानिक का मतलब आपसे पूछो कोई, समस्थानिक का मतलब जिसके परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है, समस्थानिक की परिभाषा लिखनी है। परिभाषा देखिए क्या? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। भिन्न यानी कि भिन्न परमाणु भार भिन्न अलग अलग, या भिन्न भिन्न, या एक चीज़ लिखिए अलग अलग हों। अलग अलग लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लीजिए? अलग अलग हों। परमाणु भार क्या हों? अलग अलग हों। अलग अलग हों समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक क्या है? जिस समस्थानिक, समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हों। क्या हो? परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। देखिए 1H1 1D2 1T3। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि 1H1 है। यहाँ पर क्या है? 1H1 है। ठीक है, 1H1 आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, क्या होते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम रियम ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलते हैं? टाइटियम। क्या बोलते हैं? टाइटियम। टाइटियम। अब देखिए समझिए यहाँ पर इसमें क्या लिखा? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पर भी इसका इनकी प्रोटियम का भी एटॉमिक नंबर इनकी 1 है, और ड्यूटीरियम का भी एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। टाइटियम की एटॉमिक नंबर भी 1 है। यानी कि परमाणु क्रमांक इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका 1 है। इसी में लिखा हुआ ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। देखिए इसका भी परमाणु क्रमांक बराबर है, इसका भी परमाणु क्रमांक बराबर है। ऐसे आपको एग्जाम्पल लिखने हैं जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हों। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास इसका भी 1H1 का होता है, 1D2 मतलब डी का होता है। ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 होता है टाइटेनियम का। यही लिखा हुआ अलग। लेकिन परमाणु भार देखिए, इसके परमाणु भार मतलब कि 1 इसका है, 2 इसका है, 3 देखिए अलग अलग है। यहाँ पर क्या है? अलग अलग है। यही इसी टाइप से हमें परिभाषा बनानी है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा हमारे पास वर्गीकरण क्या है? दूसरा समभारिक होता है। क्या होता है? समभारिक। समभारिक की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक, यहाँ पर देखिए इसी से पता चल रहा है समभारिक। समभारिक भार, भारिक मतलब भार, जिसके परमाणु भार क्या हो? समान हो। इसी से पता चल रहा है जिसके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो। क्या हो? लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखिए नंबर 3 यहाँ पर आता है। नंबर 3 में क्या आता है? सम न्यूट्रॉनिक होता है। क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक। देखिए सम न्यूट्रॉनिक। थर्ड में क्या आता है? सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे तो जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, जब सिलिकॉन फास्फोरस इनकी सल्फर का सम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो इनके क्या होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है, इनकी समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम्पल लिख देना है, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का। ठीक है, इस टाइप से इसका वर्गीकरण करना था। एक नंबर की तीनों परिभाषा थी। एक नंबर की ये थी, एक नंबर की ये, एक नंबर की डायरेक्टली परिभाषा पूछी जाती है। इनके संभारिक, समस्थानिक, संभारिक की परिभाषा लिखिए। इस टाइप से भी आ सकता है। सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, इनके शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर में इस टाइप से भी आया था क्वेश्चन। अब इस बार आया था नाभिक का वर्गीकरण। यही वर्गीकरण होता है। निम्नलिखित नाभिक को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया, यानी समस्थानिक में बांटा गया, संभारिक में बांटा गया, सम न्यूट्रॉनिक होता है। चूंकि इसको क्वेश्चन में बोला इसकी परिभाषा भी लिखी, इसकी परिभाषा भी हमने लिख दी, इसकी भी परिभाषा लिख दी, इसकी भी परिभाषा लिख दी, इसकी भी परिभाषा लिख दी। बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखिए स्टार लगाओ, ये नोर गेट क्या है? काट दिएगा। इसकी तर्क खींचिए तथा सत्य सारणी प्राप्त कीजिए, यानी कि इसे काट दिएगा सिलेबस से। ठीक है, फिर देखिए किसी परिपत्र में धारा व वोल्टा का समीकरण लिखिए। क्या धारा व वोल्टा का समीकरण निम्नलिखित है? आई बराबर कितना दिया? 3.5 साइन इतना दिया है। ठीक है, इतना दिया है। यहाँ पर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? धारा का वर्ग माध्य मूलमान, आवर्तकाल, धारा का वर्ग यानी मीन स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मीन स्क्वायर रूट। ठीक है, मीन स्क्वायर रूट, आवर्तकाल।
ठीक है, धारा तथा वोल्टा के बीच कालांतर, क्या धारा तथा वोल्टा के बीच कालांतर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये भी आया था। ठीक है, न्यूमेरिकल है। देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 की दी गई है, एक दी गई करंट की, एक दी गई वोल्टा यानी पोटेंशियल की। आई बराबर क्या इक्वेशन दी गई, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास गा है, यहाँ पर क्या है गा। आई बराबर हमें कितनी दी गई यहाँ पर, आई बराबर हमें चूँकि दी गई है, क्या दी गई, आई बराबर 3.5 साइन 628 टी प्लस के पाई/6। ठीक है, इक्वेशन एक दी गई हमें। ठीक है, और देखिए एक इक्वेशन क्या दी गई हमें यहाँ पर, बी बराबर क्या दी गई, 28 साइन 628 टी माइनस पाई/6 दी गई है। ठीक है, एक इसमें है एम्पियर में है, एम्पियर A4 एम्पियर B4 वोल्ट। ठीक है, इतना दी गई यहाँ पर, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या करना हमें यहाँ पर, पहले इसकी तुलना कीजिए। इस इक्वेशन की तुलना किससे करेंगे हम, चूँकि दी गई समीकरण की, यानी कि आई बराबर यहाँ पर लिख लीजिए, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस, दो समीकरण हैं यहाँ पर, दो हैं यहाँ पर, एक दो, तो यहाँ पर फाई वन लिख लीजिए, फाई वन तथा बी इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस का, क्या यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस लगाओ तो यहाँ पर माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का फाई 2 से कंपेयरिंग करने पर, यानी तुलना करने पर, ठीक है, तुलना इसकी कर दीजिए, तुलना करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ, आई नोट का मान कितना है यहाँ पर 3.5, यहाँ पर बी नोट है, बी नोट का मान कितना है 28, कितना है 28, यहाँ पर लिख लीजिए। इसकी तुलना आई नोट का मान यहाँ पर कितना है, आई नोट का मान 3.5 है, यहाँ पर कितना है 3.5 है। ठीक है, और बी नोट का मान कितना है यहाँ पर 28 है, कितना है 28 है। आई नोट का मान 3.5 है, बी नोट का मान कितना है 28 है, किसका मान है, बी नोट का मान। ठीक है, ये लिख लीजिए सही से, यहाँ पर लिख लीजिए बी नोट का मान कितना है 28 है। ठीक है, 28 है। और देखिए यहाँ पर फाई वन का मान, इसको फाई वन का मान यहाँ पर कितना है, फाई वन का मान इसके जस्ट सामने देखिए, इस इक्वेशन में कितना है पाई/6 है, कितना है पाई/6 है। फाई 2 का मान देखिए, फाई 2 का मान कितना है यहाँ पर है, कितना है फाई 2 का मान, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, बराबर पाई/6 है, कितना है पाई/6 है, यहाँ पर भी कितना है पाई/6 है। ठीक है, फाई 2 का मान कितना है यहाँ पर पाई/6, देख लीजिए यहाँ पर पाई/6 ही दिया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पाई/6 है यहाँ पर, फिर देखिए हम, फिर और देखिए इनकी ओमेगा टी, यहाँ पर भी ओमेगा टी, इसमें क्या है ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 628, ओमेगा का मान कितना है, दोनों में इक्वल है ओमेगा का मान, क्या है ओमेगा का मान, इसमें भी 628, इसमें भी 628, दोनों में बराबर, तो एक बार लिख लीजिए 628 लिख लिया, क्या लिख दिया 628। फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का पूछा गया है। ठीक, करंट का, तो यहाँ पर लिखेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। इसके लिए क्या फार्मूला होता है, आई वर्ग माध्य नहीं, रूट यानी कि RMS लिख दिया, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, धारा का वर्ग माध्य मूल क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, आई नोट डिवाइडेड बाई क्या होता है, √2 होता है, क्या होता है √2 होता है। आई नोट का मान देखिए कितना दिया है, आई नोट का मान दिया 3.5, यानी कि 3.5 दिया है, डिवाइड बाई √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर 14 से भाग करना, 14 कितना होता है, 14 से भाग कीजिए, इसको पॉइंट को भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी हम ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर देखिए 14 से भाग करेंगे, आप बता रहे भाग करना, 14 तो 28 हो जाएगा, यहाँ पर 28 और 2 30, 7 बच गए, कितने बजे 70 हो गए, 14 पंचे 14 3 56, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, कितने बचे यहाँ पर 7 बच गए, 14 पंचे 70, तो यहाँ पर दो पॉइंट कुछ 467 आएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 2.47, इसका मतलब आइए इनके एम्पियर आएगा, क्या आएगा एम्पियर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर होगा, देखिए 14 से क्या 14 2 28, 2 बार पड़ गया 28 और 2 30, यानी कि 7 बच गए 70, यानी कि लगभग 2 तो पहले आएगा ही, इसको भाग करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, 2.47 एम्पियर, आप भाग कर लेना। फिर क्या पूछा गया सेकंड पार्ट में, यहाँ पर सेकंड पार्ट में पूछा गया आवर्तकाल टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है,
धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, मूल मान हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो गया। सेकंड पार्ट में देखिए आवर्तकाल, आवर्तकाल देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टी बराबर होता है क्या होता है 2π/ω, क्लास 11th में पढ़ा होगा, t π/ω होता है, ठीक है। 2π/ω तो यहाँ पर क्या देखिए 2 × पाई का मान कितना होता है 3.14, कितना होता है 3.14 डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है, ओमेगा की वैल्यू 628 है, कितनी है 628 है, 628 काट दीजिए, 2 से 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 2 × 8, 2 × 8 हो गया, तो बड़ा सिंपल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3.14 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 314। अब देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, ठीक है, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, देखिए 314 से 314 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/100 बचा, इसको लिख सकते हैं 1/10⁻², ऊपर भेज दीजिए 10 की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। यहाँ पर टाइम पीरियड मतलब कि इसका मतलब होता है सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड, एक होगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा। फिर थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पर, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया था धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर किस तरह से निकालते हैं, यानी कि फाई से लिखते हैं, कालांतर को कैसे लिखते हैं फाई 1, तो फाई 1 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर फाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई 1 माइनस के फाई 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस के लिखा हुआ है -π/6, यहाँ पर क्या था प्लस का था, तो यहाँ पर फाई 2 क्या है फाई 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर फाई 2 का मान माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई 2 का मान माइनस, यहाँ पर फाई 2 का मान माइनस लिख लीजिए, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर जब भी माइनस आए तो माइनस लिख लेना, ठीक है। बटन जीरो हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, कालांतर जीरो नहीं आएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा फाई 1 का मान कितना दिया यहाँ पर, फाई 1 का मान है यहाँ पर कहाँ गया फाई 1 का मान कितना है π/6 है, कितना है π/6 लिख लिया, माइनस फाई 2 का मान कितना है -π/6 लिख लिया, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा π/6 प्लस का कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा, ठीक है, π/6 हो गया। अब देखिए फाई बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 है, पाई कितना हो जाएगा 2π आ जाएगा, काट दिए 2 बन जाए 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा, कालांतर कितना आ जाएगा हमारे पास π/3, क्या हुआ हमारे पास थर्ड आंसर हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, क्या करना है सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए गा का पार्ट क्या है, गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए, गामा तथा परावर्तनीय किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है, क्या होती है किसकी अधिक होती है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, 3 नंबर का पूछा गया था। देखिए हमारे पास गामा किरणों के गुण, देखिए फर्स्ट पार्ट ये किरणें गैसों के आयनित कर देती हैं, क्या कर देती हैं गैसों को आयनित कर देती हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, यानी सेकंड क्या इनकी वेगन क्षमता बहुत अधिक होती है, क्या होती है इनकी वेगन क्षमता बहुत अधिक होती है। थर्ड क्या है गामा किरण का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, क्या होता है कम होता है। चौथा क्या है गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, क्या होता है गामा किरण क्या होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ये होती है लिख सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ठीक है, क्या होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 4 गुण है, बड़ा सिंपल लिखे हुए, क्या है एक किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं, नंबर 2 इनकी वेगन क्षमता बहुत अधिक होती है, गामा किरण का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, ठीक है, गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, यानी कि फिर देखिए फिर सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर, यानी कि गामा तथा परावर्तनीय किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है। देखिए गामा किरण की तरंगदैर्घ्य से परावैगनी किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, गामा से क्या होती है परावैगनी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर पूछा जा सकता है क्या गामा किरण की तरंगदैर्घ्य से परावैगनी किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या एक काट दिया गया, यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है, ठीक है, उन्होंने बता दिया। फिर देखिए एक 5वें का देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है, क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है, क्या समावतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए, ये पूछा लेंस की पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए, लेंस की क्षमता -2.5 डायप्टर हो जाए, क्राउन का कांच का अपवर्तनांक 1.65, 3 नंबर का थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी थोड़ा सा है, ठीक है, जरा सिंपल नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है, जब 2-4 बार लगाएंगे तभी समझ में आएगा। क्या लिखा हो क्राउन कांच के पहली बार क्वेश्चन आया, क्राउन के कांच से समावर्तन लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायप्टर हो जाए, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। देखिए यहाँ पर क्या इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चित्र भी इसका बना सकते हैं, क्या लिखा हुआ क्राउन कांच से समावर्तन लेंस बनाना है, ठीक है। मान लीजिए हम इस टाइप से यहाँ पर इसका एक चित्र इस टाइप से मान लीजिए बना दिया, इस टाइप से हमने एज्यूम कर लिया, ठीक, कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप से क्या बना दिया हमने इसका फिगर बना दिया यहाँ पर,
ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर एक रेखा डाल दीजिए, लाइन यहाँ पर क्या डाल दीजिए, लाइन डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लेंस बनाना है। इस इधर की त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पर इधर की त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब इस टाइप से नंबर लाइन बनाते हैं, इधर की क्या होती है, मान पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं। तो इधर की रेडियस क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव होगी। क्या होगी, माइनस के नेगेटिव होगी। क्या होगी, माइनस के नेगेटिव होगी। R1 तो इसको मान लेंगे R1, क्या मान लेंगे, R1 का मान क्या मान लेंगे, माइनस के R, और यहाँ पर तो इसको क्या मान लेंगे हम, R2 मान लेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे, बराबर R2। R2 का मान कितना है, R है हमारे पास, क्या है, प्लस का R है। किसका है, प्लस का R है। ठीक है, प्लस का R है। फिर देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन जरूर पढ़िए। ठीक है, समतल बना, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए, यानी कि पृष्ठों की त्रिज्या है क्या, कितनी रखी जाए। ठीक है, कितनी हो सकती है। लेंस की क्षमता कितनी है, माइनस के 2.5 डायप्टर हो जाए। लेंस की क्षमता कितनी है, 2.5 डायप्टर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, 1/F होता है। क्या होता है, 1/F, इसको याद कर लेना। 1/, सूत्र होता है, क्या होता है, 1/F इक्वल टू क्या होता है, n माइनस के 1 होता है, 1/R1 होता है, माइनस का 1/R2 होता है। ठीक है, 1/R2 होता है। सही से आपने फिजिक्स पढ़ी तभी इसको लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, 1/F इक्वल टू क्या है, माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2 होता है। ठीक है, फिर देखिए चूँकि एक और हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, यानी कि P बराबर होता है। P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। अब 1/F की जगह पर क्या पुट कर दीजिए, P पुट कर दीजिए। यहाँ पर P पुट कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, n माइनस के 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस के 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए P का मान दिया है माइनस के 2.5 डायप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, डायप्टर होता है। माइनस का कितना दिया है, 2.5 दिया है। तो माइनस का 2.5 लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख लिया, माइनस का 2.5, माइनस के 2.5 लिख लिया हमने, इजकल टू। फिर देखिए इन्होंने अपवर्तनांक दे दिया। यहाँ पर क्या दिया है, क्राउन का कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, एन बराबर कितना दे दिया यहाँ पर, एन बराबर दिया 1.65 दे दिया है। ठीक है, 1.65। तो यहाँ पर पुट कर दिया 1.65 माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, 1.65 माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2। देखिए R1 का मान कितना है, माइनस के R है, कितना है, माइनस के R। तो यहाँ पर 1/R1 का मान कितना है, माइनस के R है, यहाँ पर माइनस के R, माइनस 1/R2, R2 मान प्लस का R है, कितना है, माइनस के प्लस का 1/R है, तो प्लस का लिख दिया 1/R। ठीक है, तो माइनस का 2.5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 2.5, 1.65 में से माइनस के 1 घटाइए, क्या घटाइए, माइनस का 1 घटाइए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 घटाएंगे, यहाँ पर 0.65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.65 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 0.6 1/R कितना होता है, माइनस के 2/R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस के 2/R हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 2/R। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा। 2.5 इक्वल टू 5 दूनी 10 का 0, 6 दूनी 12, 1 12 1 13 हो जाएगा। पॉइंट कितने का, 2 के बाद लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा पॉइंट। अब इसको 0 को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1.3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, हमें R का मान निकालना है। यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 2.5 इक्वल टू क्या हो गया, 1.3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, R हो गया। अब देखिए R को ऊपर ले आइए, R वाला क्या हो जाएगा, 1.3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पर 13 बटे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.52 आ जाएगा। 125 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125 होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए भाग कीजिए, भाग नहीं कर पाएंगे 25 से। 25 से जब भाग करेंगे 0.52 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 देखिए दिखा देते हैं भाग करके। 25 से भाग करना है 1/3 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 यहाँ पर 0 लगाइए, यहाँ पर एक 0 बढ़ाइए, 0 13। ठीक है, 13 आ गया यहाँ पर, या यहाँ पर 13, यहाँ पर 0 लगा दिया अपने आप। ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर डायरेक्टली 13 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर 0 लगाया, फिर यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट लगाया, यहाँ पर क्या लगाया, पॉइंट लगा के क्या बढ़ा दिया, एक 0 बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर 13 पहले 0 बार डाला, क्योंकि चूँकि यहाँ पर A बड़ा है तो इसलिए क्या पड़ता है, जो 0 बार पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। अब 25 पंचे 125 होता है, कितना होता है, 125। 130 में 125 से कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचा। अब पॉइंट लगा 50 बड़ा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 हो गया। तो इसीलिए 0 यानी कि 0.52 आ गया। ठीक है, R का मान कितना आ गया हमारे पास, 0.52। किस में आएगा हमारे पास, किस में आएगा, ये मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। सेंटीमीटर कन्वर्ट करने 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.52 मल्टीप्लाई 1 मीटर में कितने, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 क्या हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो R बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि R का मान आ गया कितना, 52 सेंटीमीटर।
ठीक है। इसे ए भी उत्तरमाला में दिया हो सकता है, ए भी दिया हो सकता है, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमें चूंकि दोनों त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या पूछा गया था, यानी क्राउन के लेंथ के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी है। तो R1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के 52 सेंटीमीटर। R1 का मान कितना है, अतः त्रिज्याएँ, अतः R1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 52 सेंटीमीटर, माइनस के 52 क्या हो जाएगा R1 का मान, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर अतः R1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 52 सेंटीमीटर। और R2 का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 52 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पर R2 का मान रख दीजिए यार की जगह पर, प्लस का 52 सेंटीमीटर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। 3 नंबर का आया था, ट्रिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन था, कुछ थोड़ी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा नहीं कैलकुलेशन, थोड़ा कॉन्सेप्टिवल था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक ट्रांजिस्टर क्या है, काट दिया है सिलेबस से। फिर देखिए श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, सूत्र का निगमन करना बड़ा सिंपल है। हमारे पास क्वेश्चन श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कतई रट लेना। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हर साल आता है। LCR पर हर ये न्यूमेरिकल आ जाए, इनकी ये डेरिवेशन तो बहुत बार आ चुका है, एक बार मिस ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या एक फिगर बना देंगे, यहाँ पर क्या बना देंगे, फिगर। देखिए ये हमारे पास क्या, R फॉर रजिस्टेंस, रजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, इस टाइप से होता है। C फॉर मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल कितना होता है, इनकी इस टाइप से होती हैं। फिर ये क्या होता है, L यानी कि प्रेरक, प्रेरक तो इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टेंस, क्या कहते हैं, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का क्या होता है, प्रतीक, इनकी प्रतीक इस टाइप से होता है, यही बनाना है। यहीं पर क्या लिखा हो, LCR यानी कि L का आपको प्रतीक बना देना है, और LCC का प्रतीक बना दें, R का प्रतीक बना। ये क्या हमारे पास यानी कि स्रोत से इसको जोड़ दिया है, क्या स्रोत है, जहाँ स्रोत क्या है हमारे B इक्वल टू क्या है, B0 sin ओमेगा टी है, क्या है, B0 sin ओमेगा टी। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से बताएंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, LCR परिपथ की प्रतिबाधा आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, LCR पर चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि क्या होती है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा, LCR परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को किससे लिखते हैं, Z से लिखते हैं। ठीक है, Z से। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र होता है, याद कर लीजिए, क्या होता है, R² प्लस XCL माइनस का XC का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। इस पर क्या होता है, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब चूँकि हमारे पास ओम का नियम क्या होता है हमारे पास, समझिए यहाँ पर ओम का नियम क्या होता है हमारे पास, R बराबर क्या होता है, B/I होता है, पढ़ा होगा। ठीक है, B की जगह पर यहाँ पर क्या Z लिख देंगे, Z/I हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, R का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर Z यानी कि B की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, या यहाँ पर देखिए R बराबर क्या होता है हमारे पास, B/Z होता है। यहाँ पर छोड़िए, इसको छोड़िए, R बराबर क्या होता है, B/Z। ठीक है, R की जगह पर Z लिखिए, R की जगह पर लिखते हैं, R का मान क्या होता है, Z यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। Z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा B/I, क्या हो जाएगा, B/I। हमें चूंकि यहाँ पर किसका मान निकलना है, I का मान क्या हो जाएगा, B/Z। चूँकि R बराबर क्या होता है, Z के बराबर होता है। ठीक है, हमको मालूम होना चाहिए, ज़्यादातर इसी R की जगह पर क्या ले लेते हैं, Z ले लेते हैं। ठीक है, B/Z। तो I का मान क्या हो जाएगा, चूँकि I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B/Z हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B/Z। ठीक है, क्या होगा, I बराबर B/Z। चूँकि जहाँ I क्या है हमारे अधिकतम के लिए, I अधिकतम के लिए लिखेंगे, अधिकतम के लिए I अधिकतम के लिए। तो Z क्या हो जाएगा, अधिकतम, और Z क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी कि Z क्या हो जाएगा, मिनिमम। Z क्या हो जाएगा हमारे पास, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम मतलब कम, न्यूनतम, मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो Z न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा, Z न्यूनतम, यानी कि Z न्यूनतम इसको बोलते हैं, मिनिमम को कम या न्यूनतम। तो क्या हो जाएगा, Z न्यूनतम के लिए, Z न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा, XCL माइनस का XC किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, XCL बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। कुछ नहीं किया, I अधिकतम के लिए, तो Z क्या होगा, अधिकतम होगा, तो क्या होगा, मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। Z न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा, इसके 0 के बराबर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, XCL बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XCL बराबर हो जाएगा XC के, क्या हो जाएगा, XCL बराबर क्या हो जाएगा, XC के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XCL बराबर किसके हो जाएगा, XC के हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि एक सूत्र लिख लीजिए, क्या होता है, सूत्र यहाँ पर इधर लिख दें, सूत्र एक होता है, क्या होता है, सूत्र जरूर आपको याद करने, क्यों याद करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, XCL बराबर क्या होता है,
एक सी एल बराबर क्या होता है ओमेगा एल होता है, इसको याद कर लेना ओमेगा एल। और क्या होता है हमारे पास फार्मूला एक सी बराबर क्या होता है धारती प्रतिघात, क्या होता है धारती प्रतिघात प्रेरकत्व प्रतिघात। एक सी क्या होता है 1/, ओमेगा सी होता है, ठीक है 1/, ओमेगा सी। अब देखिए यहाँ पर हम एक सी एल की जगह पर क्या पुट कर देंगे ओमेगा एल पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दीजिए ओमेगा एल हो जाएगा इजकल टू एक्स सी की जगह पर क्या हो जाएगा एक्स सी की जगह पर क्या हो जाएगा 1/, ओमेगा सी हो जाएगा 1/, ओमेगा सी पुट कर दिया, ठीक है क्या पुट कर दिया 1/, ओमेगा सी पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ओमेगा की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो ओमेगा एल मल्टीप्लाई क्या हो गया ओमेगा हो गया बराबर क्या हो जाएगा 1/, सी। ओमेगा की मल्टीप्लाई कीजिए, ओमेगा की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एल हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1/, सी हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए हमें यहाँ पर ओमेगा की मान निकलना है, किसका मान निकलना है ओमेगा का मान निकलना है, तो क्या हो जाएगा 1/, एल क्या है मल्टीप्लाई करनी चाहिए, किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा एल सी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा 1/, एल सी हो जाएगा। जब यहाँ पर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ओमेगा बराबर स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/, एल सी हो जाएगा, किसका आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट में। इसका वर्गमूल कितना होता है, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, एल सी का वर्गमूल नहीं पता होता, इसको रूट में लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए रूट में। 1 का रूट कितना होता है 1 होता है, 12th क्लास में पढ़े इतना तो मालूम होगा कितना होता है 1 होता है, ठीक है इतना आ जाएगा हमारे पास। अब चूँकि एक और आपको फार्मूला याद कर लेना यहीं कर लेना है, चूँकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है एक ओमेगा बराबर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा क्या होता है 2πf होता है, क्या होता है 2πf होता है, ठीक है एफ बराबर क्या होता है 2πf होता है। एफ जहाँ क्या होती है आवर्ती होती है, क्या होती है आवर्ती, ठीक है 2πf। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा की जगह पर क्या पुट कर देंगे 2πf पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे 2πf पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 2πf बराबर क्या हो जाएगा 1/, एल सी हो जाएगा, ठीक है 1/, एल सी हो गया 1/, एल सी, ठीक है 2πf इक्वल टू क्या हो गया 1/, एल सी हो गया। हमें चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है हमें चूँकि यहाँ पर क्या निकालना है अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र का निकाल कीजिए, अनुनादी आवृत्ति मतलब एफ का मान निकालना है, यहाँ पर किसका मान निकालना है एफ का मान क्वेश्चन में कहा गया है, थोड़ा समझिए क्वेश्चन को भी समझिए। एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/2π एल सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल सी 2π एल सी। यही क्या हमें फार्मूला ड्राइव करना है, क्या करना है यही तो ड्राइव करना था फार्मूला हमें, ठीक है यही सिद्ध करना था यही निकालना था। ये क्या है अनुनादी आवृत्ति, यही क्या है अनुनादी आवृत्ति, यही अनुनादी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति है, क्या है यही अनुनादी आवृत्ति है, ठीक है। क्या क्या फिर से समझिए, सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है चित्र बनाना है, जहाँ आर क्या है रजिस्टेंस है इंडक्टेंस है, ठीक है यानी कैपेसिटर है इंडक्टेंस है, यानी प्रतिरोध संधारित्र क्या है इसको प्रेरकत्व बोलते हैं, इसको स्रोत से जोड़ दिया, स्रोत का में वी हो रहा क्या है वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है इतना चित्र बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर माना भी लिखते हैं, माना हमारे पास एक परिपथ है जिसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक संधारित्र लगा हुआ है, एक प्रेरकत्व लगा हुआ है, इसको एक स्रोत से जोड़ देते हैं जिसका मान क्या है बी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है माना भी लिख सकते हैं, आप 12th क्लास में पढ़ने अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास पूछा गया श्रेणी एल सी आर परिपथ धारा परिपथ के अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो एल सी परिपथ के लिए प्रतिबाधा का फार्मूला होता है जेड बराबर, जब एल सी आर परिपथ पढ़ा होगा उसमें आता है फार्मूला, ठीक है ये ड्राइव होता है। जेड बराबर क्या होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। आई बराबर क्या होता है बी/जेड, हमने बताया कहाँ से फार्मूला आया। आई अधिकतम लिए कि जेड क्या हुआ मिनिमम न्यूनतम हो, जेड न्यूनतम के लिए क्या होता है एक्सएल माइनस के एक्सी इक्वल टू क्या होता है 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो एक्सएल बराबर एक्सी सूत्र होता है हमारे पास बराबर, उधर इसको उधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का होता है क्या किसका हो गया प्लस का हो गया। एक्सएल चूंकि फार्मूला होता है एक्सएल बराबर क्या होता है एक्सी के एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल के, एक्सी क्या होता है जहाँ ओमेगा क्या होता है आवर्ती कोणीय आवृत्ति बोल सकते हैं, ठीक है कोणीय आवृत्ति, ठीक है ओमेगा, ठीक है 1/ओमेगा सी, इनकी सी क्या होता है संधारित्र होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है फार्मूला, ठीक है एक्सी का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दिया ओमेगा एक्सएल का मान पुट कर दिया, एक्सी का मान पुट कर दिया, ठीक है। इसका ओमेगा इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एल को नीचे भेज दिया, एल को नीचे भेज दिया तो उसको स्क्वायर हटाया इस पर रूट आ गया तो इसका 1 का वर्गमूल 1 होता है, रूट क्या एल सी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πf होता है, क्या होता है 2πf होता है, ठीक है 2πf बना पड़ता है। एफ का मान चूंकि निकालना तो कितना 1/2π, ठीक है ऑब्जेक्टिव में ही आ जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। आवृत्ति का मान याद कीजिए, इस टाइप को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ये होगा हमारे पास, फिर देखिए गाय वोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए, ठीक है
उससे अगर आपको अथवा में सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन पढ़ना, देखिए उससे सिंपल क्या था, एक क्वेश्चन था, सबसे सिंपल एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 3 नंबर का था, उसमें थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा बड़ा है, बोर के परमाणु मॉडल को समझिए, ये सबसे सिंपल था, 2 मिनट का क्वेश्चन था, 3 नंबर का था, पूछ रहे हैं थोड़ा, ठीक है। पहले यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल को देखिए, बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पर नील्स बोर परमाणु मॉडल भी आ सकता है, मुख्य अवग्रह या परिकल्पनाएं आ सकता है क्वेश्चन, यानी कि बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखी है। तो हमारे पास 3 परिकल्पनाएं उन्होंने दी, क्या होती है, प्रथम परिकल्पना क्या होती है, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। क्या इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया, यानी कि इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर छूट गया, ठीक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यहाँ पर लिख लीजिए नाभिक, ठीक है, नाभिक यहाँ पर लिख लीजिए, नाभिक यहाँ पर लिख देते हैं नाभिक, ठीक है, नाभिक यहाँ पर लिख देना, क्या लिख देंगे, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। हमें मालूम है, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या नाभिक के चारों क्या होता है, चक्कर लगा जाता है, इस टाइप से नाभिक होता है, इस टाइप से क्या चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है तथा उन्हें आवश्यक अवकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, क्या लगाता है, चक्कर लगाता है तथा उन्हें आवश्यक अवकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर समझ गए होगा, यहाँ पर देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, F/m/b², क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब कहते हैं सेंट्रीपिटल, इसको अवकेंद्री बल को कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स। F क्या होता है, m/b² डिवाइड बाई r होता है, इसको इक्वेशन 5 डाल दीजिए। फिर इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल, इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि कूलाम का नियम। F क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है, r² होता है, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर Q1 का मान है Ze, Q2 का मान है यहाँ पर E ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1, 2 इसका मान भी F के बराबर है, इसका मान भी F के बराबर, तो इसको दोनों को LHS बराबर RHS लिखते हैं। समीकरण 1, 2 का मान क्या होगा, बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 1/4 एप्सिलॉन Ze r² हो जाएगा। हमारे पास प्रथम परिकल्पना हो गया। अब द्वितीय परिकल्पना देखेंगे हम। द्वितीय परिकल्पना देखिए क्या लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π पूर्ण गुणज रूप में हो, क्या पूर्ण गुणज रूप में हो, ठीक है। द्वितीय परिकल्पना क्या है, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π पूर्ण गुणज के रूप में हो। इसके लिए कोणीय संवेग क्या होता है, इसी पर फार्मूला nh/2π होता है, क्या होता है, nh/2π, ठीक है। फिर कोणीय संवेग ये बराबर होता है mb, इसको दोनों को बराबर कर दिया जाए, यानी का मान 1, 2, 3 डट बहुत होते हैं, इनको बराबर कर दिया, ये हमारे पास आ गया। फिर देखिए तृतीय परिकल्पना क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो प्रोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जन का या अवशोषण होता है। उत्सर्जन मतलब निकलती है, अवशोषण मतलब वो करता है, ठीक है, अवशोषण करता है। माना यहाँ पर इस टाइप से तृतीय परिकल्पना आपको लिख देनी है। माना इलेक्ट्रॉन की N1 कक्षा में N2 कक्षा में संक्रमण करता है, E बराबर क्या होता है, ये EN1 माइनस के EN2, EN1 जहाँ क्या EN1 क्या है, N1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, EN2 क्या है, EN2 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, जहाँ यहाँ पर लिख दिए जहाँ, ठीक है। इस टाइप से का बोर का परिणाम, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल था। अब देखिए इसको न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर कहाँ गया, यानी कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिए यहाँ पर, यानी क्या ज्ञात करना, इस इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग क्या होता है हमारे पास, जे, जो परिकल्पना हमने पढ़ाई थी उसी पर न्यूमेरिकल भी आ गया था। जे बराबर क्या होता है, जे का मान निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, जे का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है, जे का मान क्या निकालना है, निकालना है यहाँ पर, जे का मान निकालना है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, अथवा है, ठीक है। फिर देखिए उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कभी Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है, ठीक है। उत्तेजित मतलब क्या होता है, Nवीं कक्षा में, तो उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी, यहाँ पर Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, क्या Nवीं कक्षा में, Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, E बराबर हमारे पास क्या होता है, माइनस के 13.6 डिवाइड बाई क्या होता है, n² होता है। ये किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चूँकि हमें E का मान दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, E का मान हमें चूँकि दिया है, क्या दिया है, E का मान यानी कितना दिया, माइनस के 3.4 है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है। 3.4 E का मान यहाँ पर रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस के 3.4 पुट कर दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 13.6 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर n² हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ए भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ए भी बराबर देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3.4 इक्वल टू क्या बचा 13.6 डिवाइड बाई क्या बचा यहाँ पर एन स्क्वायर बचा, क्या बचा एन स्क्वायर बचा। हमें चूँकि एन स्क्वायर का मान निकलना है यहाँ पर, क्या निकलना है एन स्क्वायर का मान निकलना है, ठीक है। 13.6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3.4 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 3.4 हो जाएगा। हमें चूँकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 36 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 34, और 34 इक्कन 34, 34 चक्कू कितना होता है 136 होता है, क्या होता है 34 चक्कू 4 16 12 13, ठीक है। 34 चक्कू कितना है 116 होता है, 136 होता है। तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा रूट निकाल दिया 4 रूट हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा एन का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 2 हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, 2 हो गया यहाँ पर, क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। हमें निकालना है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, किससे लिखते हैं जे से लिखते हैं, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या हो जाएगा हमारे पास, कोणीय संवेग किससे लिखते हैं जे से लिखते हैं, ठीक है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है NH/2π, बता चुके हैं परिकल्पना में NH/2π, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, इसको किससे लिखते हैं जे से लिखते हैं यहाँ पर, किससे लिखते हैं जे से, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 निकाले, 2 मल्टीप्लाई एच का मान क्या है प्लांक नेतांक, इसको क्या बोलते हैं प्लांक नेतांक। प्लांक नेतांक का हम क्या होता है मात्रक, इसको आपके मात्रक यहाँ पर इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी एच का मान क्या होता है सब आपको पेपर में दिए रहते हैं। देखिए दिए हैं यहाँ पर प्लांक नेतांक का मान दिया गया, देखिए ये दिया है 6.6 × 10⁻⁻, जितने भी नेतांक है उसको याद मत करना, सब पेपर में दिए जाएंगे आपको, बड़ा सिंपल कर दिया गया है, ठीक है। प्लांक नेतांक ये चला क्या 6.6 × 10⁻⁻, क्योंकि जूल सेकंड होता है इसका मात्रक, कितना होता है 6.6 × 10⁻⁻34 34 होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मान कितना होता है पाई का मान 3.14, कितना होता है 3.14, ठीक है। जब इसको आप काटेंगे यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, 2 से उड़ा दीजिए इसको, 2 1 2 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 से 3 से नहीं कटा, 2 से कटिए, 2 1 2, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा बाद में देखना, पहले हमारे पास कितना बचा जे बराबर कितना बचा यहाँ पर काट, ये बाद में काट देंगे यहाँ पर, ये काट दीजिए, देखिए यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा, यहाँ पर क्या बढ़ा लेंगे ये काट लिए, 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 2, यहाँ पर क्या बचा 11 हो गया, क्या हो 11 2 5 10 2 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर 2 से काटे 2 3 6 2 3 6, क्या हो जाएगा 2 3 6 पॉइंट 2 के बाद देखिए 2 3 2 7 2 5 15 2 7 14 के 6 2 5 11 सही है, 2 3 2 3 सही है, ठीक है। 2 5 10 11, ठीक है। हमारे पास इतना है, तो क्या है यहाँ पर 3.3 डिवाइड बाई क्या है 5.57 × 10⁻⁻ कितना है माइनस के 34 है यहाँ पर, कितना है 34 है यहाँ पर, ठीक है 34। अब देखिए यहाँ पर, अब इसकी कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे, 15 दूनी 30 15 तियाँ 45, कितना होता है 15 तियाँ 45 होता है हमारे पास, कितना होता है 15 तियाँ 45, 15 दूनी देखिए पॉइंट जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए, क्या बढ़ा लीजिए, या दूसरा तरीका जीरो मत बढ़ाए तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या समझिए यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जीरो बढ़ा लिया हमने, क्या बढ़ा लिया जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। जीरो को कोई मतलब नहीं होता है, जीरो यहाँ पर बढ़ा लिया। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, या ना काटे हैं एक ट्रिक बताते हैं, फिर 157 से आपको भाग करना पड़ेगा, भाग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे पास समझिए, हमारे पास क्या है यहाँ पर 1.3 है, यहाँ पर क्या 1.3, यहाँ पर मान लीजिए इसको 33 मान लीजिए यहाँ पर, इसको मान लीजिए 15 मान लीजिए, पॉइंट हमने हटा दिया, मान लिया एज्यूम कर लिया, यानी पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 7 है, 7 को भूल जाइए, यहाँ पर एक 3 पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पर भी पॉइंट इसको 7 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए 3.3 यहाँ पर है, 1.5 है यहाँ पर, और 7 को हमने छोड़ दिया, क्या कर दिया छोड़ दिया, इग्नोर के पॉइंट के बाद है ज़्यादातर वैल्यू छोड़ दिया करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 33/15 आ जाएगा यहाँ पर। अब काटिए 15 1 15 15 दूनी 30 हो गया, पॉइंट लगाया 3 बच गए, फिर कितना होगा 3 बच गए, फिर कितना हो गया 30 हो गया, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 है यहाँ पर, लगभग यानी कि 2 के बराबर है, यहाँ पर 2.2 भी हमारा आंसर सही है, ये 2.1 भी सही है, ठीक है। 2.1 यहाँ पर लिख देते, थोड़ा कम लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। 2.1 यहाँ पर क्या है 10⁻⁻34 है, 10⁻⁻34, ठीक है। इसका कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्या होता है प्रति सेकंड होता है, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है डा है, ठीक है। 3 नंबर का आया था, फ्रिजिम के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण व फ्रिजिम के कोण के पदों में ज्ञात कीजिए, क्या न्यूनतम विचलन कोण व फ्रिजिम के कोण के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। फ्रिजिम के कोण न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल्टा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं डेल्टा से, डेल्टा एम, फ्रिजिम कोण मतलब ए से लिखते हैं, इसके पदों में ज्ञात करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है 3 नंबर का, देखिए इसको लगाएंगे हम क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है यहाँ पर, क्या बड़ा सिंपल है, बोलेंगे इसको रट लेना, हर साल एग्जाम में आता है,
क्या हमारे पास फ्रीजिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण व फ्रीजिंग कोण के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चित्र आपको बना लेना है। ये हमारे पास क्या है, फ्रिज्म है। क्या है हमारे पास, फ्रिज्म है। त्रिभुज की तरीका क्या है हमारे पास, फ्रिज्म है। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, जहाँ यानी कि I1 क्या होता है हमारे पास, I क्या होता है, आपतन कोण होता है। मालूम होगा, पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, बताने की जरूरत नहीं। I1 क्या होता है हमारे पास, I क्या होता है, आपतन कोण होता है। R2 क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। देखिए I क्या होता है हमारे पास, I क्या होता है, आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है। और R क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है, I2 क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण होता है यहाँ, ठीक है। इसको या परावर्तन कोण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण, यहाँ पर परावर्तन कोण लिख लीजिए, या परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक ही हमारे पास क्या है, एक रेखा इस टाइप से हमने खींची। यहाँ पर क्या है, फिर सीधी गई, यहाँ पर तिरछी आपतित हो गई। इसमें की जो रेखा हमने पास मतलब कि अभिलंब जो रेखा डाली, रेखा मान लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक आपतित किरण है। हमारे पास एक किरण हमने यहाँ से डाली, फिर सीधी गई, फिर तिरछी आपतित हो गई। किरण क्या हो गई, तिरछी आपतित हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो गई यहाँ आपतित किरण पर आपतित हुई, इस पर क्या है, आपतित किरण है। यहाँ पर आपतित किरण है। क्या आपतित किरण है हमारे पास, क्या आपतित किरण। ठीक है, जो इधर तिरछी आपतित, तो क्या है, परावर्तन की निर्गत, क्या हमारे पास निर्गत किरण है। क्या हमारे पास, निर्गत किरण, ठीक है, क्या हमारे पास निर्गत किरण है। फिर देखिए ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले इधर इसको इस टाइप से खींचा, इस टाइप से, इसको इस टाइप से इधर हो गई, फिर इसको ऊपर की ओर इस टाइप से मिला दिया, इसको ऊपर इस टाइप से मिला दिया। ये जो कोण हमारे पास एंगल बन रहा है, जहाँ पर कटान बिंदु, यहाँ पर डी आएगा, डी के कटान बिंदु, इसका मान क्या होता है, विचलन कोण। इसको क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण। ठीक है, क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इसको ए है, यहाँ पर एंगल ए दे दीजिए, यहाँ पर क्या दे दीजिए, एंगल ए दे दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको एंगल ई दे दीजिए, यहाँ पर क्या दे दिया, एंगल ई है तो एंगल ई दीजिए। फिर यहाँ पर क्या अभिलंब खींच दिया हमने, इस टाइप से क्या खींच दिया, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब मतलब 90 डिग्री का कोण हो, क्या इस टाइप से अभिलंब खींच दिया। ठीक है, कोण आप चित्र बना सकते हैं, इसके नाम दे दिए ए बी सी, इसका नाम दिया क्यू, इसका नाम दिया आर, कोई नाम दे सकते हैं। यहाँ पर पी सी कोई भी कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण के लिए क्या होता है, I1 का मान I2 के बराबर होता है। उसको छोड़िए, क्या होता है हमारे पास, जब न्यूनतम विचलन होता है, क्या होता है, न्यूनतम विचलन होता है, न्यूनतम विचलन की कंडीशन में क्या होता है, विचलन की कंडीशन में, न्यूनतम विचलन की कंडीशन में क्या होता है, I1 का मान I2 के बराबर होता है। ठीक है, R1 का मान R2 के बराबर होता है। ठीक है, हमको मालूम होना चाहिए, बेसिक बातें हैं। ठीक है, फिर देखिए इसको डेरिवेशन को करेंगे हम। क्या करेंगे, डेरिवेशन को। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या लेंगे, त्रिभुज लगाइए। यहाँ पर त्रिभुज हम क्या लेंगे, यहाँ पर QDR दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर। देखिए त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, QDR। आपको दिखा देते हैं, देखिए इससे एक त्रिभुज दिख रहा है इस टाइप से, एक त्रिभुज क्या है, QDR त्रिभुज लीजिए। यहाँ पर क्या लीजिए, त्रिभुज QDR, त्रिभुज QDR। यहाँ पर त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज QDR। ठीक है, QDR हर साल आता है, इसको रट लेना। ठीक है, फिर आ सकता है QDR। फिर यहाँ पर लगे QDR में, R में लिख दीजिए, R में बहिष्कोण से, बहिष्कोण प्रमेय से लिखते हैं, बहिष्कोण प्रमेय से पढ़ी होगी, क्लास 9th में पढ़ी होगी। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, बहिष्कोण प्रमेय। यहाँ पर देखिए बहिष्कोण प्रमेय, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या I1 है, यहाँ पर क्या है, I1 है। ठीक है, क्या है हमारे पास, I1। इस एंगल का मान हमें मालूम, मान लीजिए हमने x मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने, y मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया, y मान लिया। बहिष्कोण प्रमेय समझ लीजिए, बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारे पास, क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, इस टाइप से एक क्या बाहर निकाल दिया, बहिष्कोण मतलब बाहर वाला कोण, ये बाहर वाला कोण है। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है, अपने पड़ोसी को छोड़कर, इसको छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। शेष दो कोण मान लीजिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, y है, इन दोनों के योग के बराबर होगा ये बहिष्कोण मान लीजिए r मान लिया हमने। ठीक है, इन अपने पड़ोसी को इसको छोड़ देता है। प्रमेय बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है, अपने पड़ोसी को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होती है, यानी कि इसके क्या होगी, बराबर, तो x प्लस के y हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर, इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पर, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि ये बहिष्कोण है। यहाँ पर इसके लिए त्रिभुज का देखें, QDR देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, QDR। तो यानी अपने पड़ोसी को छोड़कर, इसको इन्होंने छोड़ दिया, इन दोनों के योग के बराबर, पड़ोसी को छोड़कर इन दोनों x प्लस के y के, तो ये वही लिख दिया। बहिष्कोण प्रमेय से डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस के y हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस के y हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस के y। फिर देखिए यहाँ पर देखिए
हमारे पास क्या है I1, I1 क्या है, ये पूरे कोण के क्या होगा बराबर होगा, यहाँ पर क्या होगा पूरे कोण के बराबर, x प्लस R1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस R1, ये वाला कोण इन दोनों के कोण के क्या होगा एक योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1, इसको डाल दिए इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा I1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस का क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। हमें x का मान यहाँ पर निकालना है, x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, x का मान इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा I1 माइनस का क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए इक्वेशन 2, या मत डालिए इसको, क्या मत डालिए यहाँ पर, ठीक है। x का मान इतना गया हमारे पास। फिर देखिए यहाँ पर इसी प्रकार I2 का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, इस टाइप से इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 का मान, यानी कि I2 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि बाई प्लस के R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा R2 प्लस के बाई या बाई प्लस के R2, ठीक है। हमें बाई का मान निकालना, इसको ले आइए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा I2 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर R2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आइए, फिर इसको इधर लाए तो यहाँ पर क्या I2 माइनस का R2 बाई इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए x का मान यहाँ पर a आया हमारे पास, x का मान यहाँ पर क्या आएगा बाई का मान आया। अब यहाँ पर उठाइए, इसमें पुट कर दीजिए समीकरण एक में, यानी कि एक समीकरण एक में x बाई के मान रखने पर, समीकरण एक में x बाई के मान रखने पर, बाई के मान रखने पर, x बाई के मान रखने पर, ठीक है। इसमें पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस के बाई। x का मान कितना है हमारे पास, x का मान निकला I1 माइनस का क्या निकला R1 प्लस इसका मान कितना निकाला, बाई का मान I2 माइनस के R2 निकाला, ठीक है। इसका मान यहाँ पर पुट कर दिया ए वाला, और बाई का मान ए वाला पुट कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया ए वाला पुट कर दिया, ठीक है। समीकरण x बाई का समीकरण। अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा आपको, देखिए क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पर I1 R2, यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन बताइए, यहाँ पर कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या I1 माइनस के R1 है, यहाँ पर क्या है R1, यहाँ पर माइनस ही कॉमन मिल सकता है, प्लस के क्या है I2 माइनस के क्या है यहाँ पर R2 है, यहाँ पर क्या है R2। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस वालों को एक साथ लिखिए, I1 प्लस I2 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए I1 प्लस के I1 प्लस का I2 लिख लिया, ठीक है। माइनस का यहाँ पर क्या लिख लिया R1 माइनस का R2 लिख लिया, प्लस प्लस एक साथ माइनस माइनस एक साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर। तो यहाँ पर देखिए I1 प्लस I2 एक साथ लिख लिया। अब देखिए माइनस इसमें कॉमन मिला, माइनस कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस का क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ठीक है। R2 इसको डाल दिया इक्वेशन 2 डाल दिया, यहाँ पर क्या डाल दिया इक्वेशन 2 डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज QRE में, क्या देखिए त्रिभुज QRE में, ये आर इसी के लिए यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर जगह नहीं थी, ठीक है। त्रिभुज QRE में, त्रिभुज QRE में एक त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या दिख रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है 180 होता है, पढ़ चुके हैं आप। तो यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं त्रिभुज QRE में यहाँ पर त्रिभुज QRE में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है, हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। R1 प्लस के R2 इक्वल टू इनकी R1 प्लस R2 प्लस के ई क्या हो जाएगा प्लस का ई हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। कोण योग नियम से यहाँ पर लिख दीजिए, कोण योग त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है। यहाँ पर कोण योग नियम से, कोण योग नियम से कोण योग नियम से लिख दिया, ठीक है। कोण योग नियम से लिख दिया, इतना समझ गए होंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास चतुर्भुज, यहाँ पर देखिए चतुर्भुज आपको दिख रहा है QARE पढ़ा होगा, QRE इस टाइप से चतुर्भुज आपने क्या होगा पढ़ा होगा। यहाँ पर इस टाइप से चतुर्भुज, यहाँ पर इस टाइप से चतुर्भुज ना, देखिए ये तरह चतुर्भुज, इसको सबको भूल जाइए। यहाँ पर ये वाला चतुर्भुज इस टाइप से आपने चतुर्भुज पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं चतुर्भुज में क्या है, एक चतुर्भुज इसका और इसका क्या होगा, यहाँ पर एंगल का होगा 180, आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज मान सकते हैं। यहाँ पर कोई त्रिभुज इनकी समांतर मान सकते हैं, यहाँ पर समांतर, यहाँ पर इसका कोण इसी एंगल के बराबर नहीं समांतर होगी, समांतर मतलब समान भुजा है, ठीक है। तो A प्लस के ई यानी कि आमने चतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। A प्लस ई का मान कितना होगा 180 होगा। यहाँ पर क्या होगा A प्लस ई का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज लिख दिए, चतुर्भुज क्या लिखेंगे, चतुर्भुज QARE में चतुर्भुज QARE में क्या हो जाएगा एंगल A प्लस के ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा एंगल ए ना मान लगे डायरेक्टली लिखे, A प्लस का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई इक्वल टू क्या दिया 180 डिग्री दिया, इसको डाल दिए
यहाँ पर इसको डाल दिया समीकरण 2, इसको डाल दिया समीकरण 3, इसको डाल दिया समीकरण 4 डाल दीजिए। ठीक है, समीकरण देखिए 180 क्या इसके बराबर, इसके बराबर, तो समीकरण 3 व 4 से यहाँ पर लिखिए, समीकरण 3 व 4 से देखिए यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 व 4 से। दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या होगा, इसके बराबर होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस के ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस की ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A प्लस के ई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस के R2 बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, हमने एक बताया था, क्या बताया था, A बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस के R2, R1 प्लस के R2। हमने क्या बताया था, न्यूनतम विचलन के लिए क्या बताया था, पहले न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए क्या बताया था हमने, यानी क्या बताया था, R1 बराबर होगा किसके, R2 के बराबर होता है। इसी के बराबर क्या लिख दिया हमने, R1 लिख दिया, R लिख दिया। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 का मान कितना है, R2 का मान कितना है, R है, तो R प्लस क्या R हो जाएगा। ठीक है, R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। हमें R का मान निकालना है, R का मान कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। यहाँ पर R का मान निकाल लिया, कितना, A/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, R का मान कितना आएगा, कितना हो जाएगा, A/2। और न्यूनतम विचलन के लिए R1 बराबर कितना है, R2, और I1 भी बराबर होता है, क्या होता है, I1 भी बराबर होता है। ठीक है, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के क्या होता है, न्यूनतम विचलन के लिए क्या होता है, I1 बराबर किसके होता है, I2 बराबर क्या होता है, I के लिख लीजिए। ठीक है, I के लिख लीजिए। यहाँ पर न्यूनतम विचलन के लिए होता है I1, I2 किसके होता है, I के बराबर होता है। ठीक है, इसको छोड़िए यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर पुट के, यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर देखिए समीकरण हमने क्या मानी थी, यहाँ पर बनाई थी, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से लिखिए, यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए क्या है, I1 प्लस I2, I1 क्या माना हमने, I1 I2 का मान कितने हैं, I, तो I कितना हो जाएगा, I प्लस के I माइनस R1 प्लस R2, के मान कितना, R1 R2 के मान कितने हैं, R हैं, तो R प्लस का R हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, I कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा, यहाँ पर 2I हो जाएगा, माइनस का R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, 2I माइनस का 2 मल्टीप्लाई R का मान कितना है, R का मान A/2 कितना है, A/2 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हमने, न्यूनतम, समीकरण 1 से न्यूनतम विचलन के लिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन में। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 किसके बराबर था, डेल्टा के, तो यहाँ पर डेल्टा के बराबर कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हो, न्यूनतम विचलन के लिख देंगे, यम लिख देते हैं। ठीक है, न्यूनतम विचलन के लिए, नहीं कम यानी कि मिनिमम, न्यूनतम विचलन के लिख दिया, यम लिख दिया, तो डेल्टा यम का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2I माइनस का क्या आ जाएगा, A आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमें A आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए A को इधर ले आइए, क्या ले आइए, A को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एम प्लस का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा। हमें चूँकि I का मान निकालना है, या लिख देते हैं, या 2I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस का A हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का नीचे जाकर किसका होगा, डिवाइड का हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस का A डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि I का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन मतलब सरल है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है। I का मान आ गया, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं क्या होता है, यानी कि बी नो देट, हम जानते हैं बी नो देट क्या होता है हमारे पास फार्मूला, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर हमारे पास होता है साइन I बटे साइन R। ठीक है, साइन R, चूँकि प्रिज्म बहुत छोटा है, क्या, चूँकि प्रिज्म बहुत छोटा, चूँकि प्रिज्म बहुत छोटा है, प्रिज्म बहुत छोटा है, क्या है, प्रिज्म बहुत छोटा, इसलिए साइन को छोड़ने पर, साइन को इग्नोर करने पर, साइन को रिजेक्ट करने पर, छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन को भूल जाएगा, क्या हो जाएगा, I/R हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, I/R हो जाएगा। ठीक है, हमें R की इधर मल्टीप्लाई कीजिए, एन आर बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर EN/R हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, EN/R हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए I का मान निकाल चुके हैं, I का मान कितना, ये निकाला हमने, डेल्टा एम, क्या निकाला, डेल्टा एम प्लस के A डिवाइडेड बाई क्या निकाला, 2 निकाला, बराबर EN इंटू
आर का मान हमने कितना निकाला था, आर का मान देखिए, आर का मान निकाला था a/2 निकाला था, ठीक है, a/2 आर का मान निकाला था a/2, ऊपर देख लेना a/2 लिख दिया। आर का मान निकला a/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा ई एम प्लस का a इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ई एन ए हो जाएगा। यहाँ का ए क्या है हमारे पास, देखिए डेल्टा में क्या न्यूनतम विचलन को, ए क्या है हमारे पास फ्रीजिंग कोण, एन क्या है अपवर्तनांक है, ठीक है, मालूम होने चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर डेल्टा एम का मान निकालना है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन ए हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा ई एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एन माइनस का 1 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था फार्मूला। क्या यही हमारे पास क्या है, क्या न्यूनतम विचलन कोण है, क्या अपवर्तनांक है, क्या है ए है। और यही किसी बार एक क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आ जाता है, ठीक है। और इसी पर इनकी इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी सही है, या इसको ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं यहाँ पर हम, एन बराबर फार्मूला क्या होता है साइन आई डिवाइड बाई क्या होता है साइन आर होता है, क्या होता है साइन आर होता है। इसको भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए एन बराबर आई का मान हमने कितना निकाला था, आई का मान देखिए, आई का मान ये निकाला डेल्टा ई एम ए प्लस डिवाइड बाई 2, क्या निकाला आई का मान साइन, हाई स्कूल में आपने ये पढ़ा होगा फार्मूला, डेल्टा ई एम प्लस का ए डिवाइड बाई 2, ठीक है। आर का मान देखिए कितना निकाला था, आर का मान निकाला था a/2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए वाई साइन a/2 हो जाएगा। ये फार्मूला इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। इस टाइप से इसको प्रूव करा। यहाँ बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इसको रट लेना, 3 नंबर का 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हर साल क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, ठीक है। बेसिक बातें आपको क्लास 9 10 की मालूम है तो हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना अच्छे से, एग्जाम में आएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है। फ्रीजिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण व फ्रीजिंग कोण के पदों में प्राप्त कीजिए, ठीक है। हमने पदों में प्राप्त कर दिया यहाँ तक आपको करना है, बस यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेगा, ठीक है। 3 नंबर का आता है, कभी कभी 5 नंबर की आ जाता है, लेकिन 3 नंबर का ज़्यादातर आता है।